हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे तरंग की गति। तरंग की गति, किसी तरंग की गति से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, ठीक है। और ये क्लास 9 का ध्वनि का अगला वीडियो होगा और कंपटीशन के लिए एक विशेष वीडियो है, कंपटीशन स्पेशल वीडियो है। आयाम, आवर्त काल, तरंग, आवृत्ति और तरंग की चाल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो चलिए आज हम इन सबको आसानी से समझते हैं। हम आप एक चित्र के माध्यम से आपको आसानी से समझा देंगे और रिलेट करके परिभाषाओं को भी बनाएंगे, जिससे आपको परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा, आप परिभाषा ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि जब कहीं विक्षोभ उत्पन्न होता है तो उस जो विक्षोभ है आगे की ओर बढ़ता है, और आगे की ओर जब बढ़ता है तो उसी को हम कहते हैं कि वह तरंग जा रहा है। क्या जा रहा है? तरंग। जैसे कि पानी के बीच में अगर आप ढेला फेंक देते हैं तो वहां पर बहुत सारे तरंग बन जाते हैं, बहुत सारे मतलब कि ऐसे रेखाएं बन जाती है और ये ऊपर नीचे करके जाती है ना। ये ऊपर नीचे करके जाती है, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर नीचे रहेगी। तो ये सबसे पहले तो तरंग की गति क्या होती है, वेव मोशन क्या होता है। सबसे पहले वेव मोशन को समझते हैं कि तरंग की गति क्या है। तरंग की गति किसको कहेंगे? तरंग गति। हम तो तरंग गति हम कहेंगे जब विक्षोभ आगे की ओर बढ़ेगा, विक्षोभ आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो विक्षोभ आगे की ओर बढ़ रहा है मतलब तरंग बढ़ रहा है। विक्षोभ आगे की ओर बढ़ रहा है मतलब तरंग बढ़ रहा है, मतलब विक्षोभ की गति को ही हम क्या कहेंगे? तरंग गति कहेंगे। विक्षोभ का आगे की ओर बढ़ना क्या है? तरंग गति है, ठीक है। तो चलिए परिभाषा लिख देते हैं हम, ठीक है। तो विक्षोभ का आगे की ओर बढ़ना मतलब विक्षोभ आगे की ओर बढ़ रहा है, यही तरंग की गति है। तो इसको भी मैंने यहाँ पर उसी तरह से बनाया है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा आयाम। क्या है? आयाम। आयाम को समझिए। देखिए यह तरंग आगे की ओर बढ़ रही है, तरंग आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये कण, यहाँ पर जो कण होंगे वही कंपन करेंगे ना। जैसे यहाँ जल के कण ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ जो कण होगा वो कंपन करेगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो माध्यम में जो वस्तु होगा, ठीक है, वह माध्य स्थिति से जितनी ऊंचाई तक, जितने ऊंचाई और जितने गहराई तक, मतलब कि विस्थापन समझिए इसको, ठीक है। इसको क्या समझिए कि माध्य स्थिति से जितना विस्थापन होगा उसका, ठीक है, जितना विस्थापन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे, ठीक है। तो माध्यम में कंपन करने वाले कण किसी तरंग की गति के रूप में जब विक्षोभ गति करता है तो माध्यम के कण, ध्यान से लिखिएगा परिभाषा, कि किसी माध्यम में जो कण होंगे या वस्तु होगा उसके कंपन करने से, उसके कंपन से माध्य स्थिति से जो विस्थापन होगा, उसके कंपन से माध्य स्थिति से जो विस्थापन होगा, ठीक है, उसी को हम कहेंगे क्या? आयाम, एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे? आयाम। तो ज्यादा आयाम, अगर ज्यादा कंपन कर रहा है तो आयाम ज्यादा होगा, ठीक है। अगर कम कंपन कर रहा है तो कम आयाम होगा, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान दे लीजिए कि ये जो महत्तम ऊंचाई होगी और महत्तम गहराई होगी, श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त, जो माध्य स्थिति से जितना विस्थापन होगा, जितना ऊंचाई तक और जितना गहराई तक, उसी को हम कहते हैं आयाम। तो आयाम की परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। तो दोलन करने वाली वस्तु का, जो यहाँ पर वस्तु दोलन कर रही है, जो कण है वो दोलन कर रहा है ना, कंपन कर रहा है। दोलन करना मतलब कंपन करना। तो जो महत्तम विस्थापन होगा उसी को हम कहेंगे आयाम, एम्पलीट्यूड। इसको ए से सूचित करते हैं, किससे दर्शाते हैं? स्मॉल ए से। अगला है आवर्तकाल। आवर्तकाल को समझिए। अब देखिए एक कंपन पूरा करें, जैसे यहाँ से फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो ये जो एक कंपन पूरा करेगा, एक दोलन पूरा करने में जो समय लेगा उसी को हम कहते हैं आवर्तकाल, ठीक है। तो माध्यम के कण, आवर्तकाल की परिभाषा क्या बनेगी कि माध्यम के कण एक कंपन पूरा करने में जो समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड या दोलन काल। आवर्तकाल को हम क्या कहते हैं? दोलन काल, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे कि यहां से
एक बार नीचे एक बार ऊपर गया, तो एक कंपन पूरा हो गया इसका, ऐसे आया और गया, एक कंपन पूरा। तो इस तरह से जो समय लगा एक कंपन पूरा करने में, उसी को हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। और आवर्तकाल को कैपिटल टी से सूचित करते हैं, आवर्तकाल को कैपिटल टी से सूचित करते हैं। अगला है तरंग दैर्ध्य। क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो माध्यम के कण एक कंपन पूरा करने में, जब माध्यम के कण तो कंपन करते हैं ना, तो ये एक कंपन पूरा करेंगे, ठीक है। और इस एक कंपन पूरा करने के अंतराल में जितना दूर तक तरंग चल जाएगा, गति कर जाएगा, ठीक है, उस दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। फिर से समझिए, समझाते हैं तरंग दैर्ध्य क्या होता है। ये आवर्तकाल की परिभाषा, ये आयाम की परिभाषा, और ये तरंग गति की परिभाषा। यहाँ हम लिखते हैं तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ की परिभाषा। वेव लेंथ, लेंथ मतलब दूरी, और वेव मतलब तरंग, तो तरंग की लंबाई, तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग की लंबाई। तो देखिए, एक कंपन पूरा किया, यहां से यहां आया, यहां से फिर यहां गया, तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक किया ना, यहां से गया यहां तक, एक कंपन पूरा हो गया। तो एक कंपन पूरा करने में इसने यहां से यहां तक दूरी तय की, तो इसी दूरी को हम कहेंगे तरंग की लंबाई या तरंग दैर्ध्य। क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य। तो लिखिए, माध्यम का कण एक माध्यम के कण के एक कंपन पूरा करने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। तो उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को सूचित करते हैं ग्रीक वर्ड के इस अक्षर से, और इसको कहते हैं लेम्डा। क्या कहते हैं? लेम्डा, ठीक है। याद रखिएगा कि इसको y का उल्टा है, y के उल्टा लिख करके लिखते हैं इसको, और इसको हम क्या नाम देते हैं? लेम्डा, संकेत है। अब इसमें विशेष बात क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ये अनुप्रस्थ तरंग है, ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, तो कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। और ये संचरण की दिशा है, इधर से इधर, तो इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। या दो श्रृंग, ये दोनों क्या है? श्रृंग। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी, ऐसे भी रह सकता है कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या दो गर्त के बीच की दूरी को भी हम क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहेंगे, ठीक है। क्योंकि एक कंपन यहाँ से भी तो देखा जा सकता है, एक बार ऊपर गया फिर नीचे गया यहाँ तक, तो एक कंपन पूरा कर लिया। तो इसको भी, यहाँ से यहाँ की दूरी को भी, दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं इसको स्टार लगा करके कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को, इसको श्रृंग कहते हैं और इसको गर्त कहते हैं। गर्त मतलब गड्ढा होता है, ठीक है, और श्रृंग मतलब चोटी। तो दो चोटियों के बीच की दूरी और दो गर्तों के बीच की दूरी को भी हम क्या कह सकते हैं? तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं। अगला पॉइंट इससे क्या बनता है, तो एक और पॉइंट है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। अगर अनुदैर्ध्य तरंग देखें तो कैसा होगा, तो अनुदैर्ध्य तरंग में एक बार क्या होता है? संपीड़न होता है, संकुचन होता है, कण एक बार एक दूसरे के नजदीक आते हैं, फिर विरलन होता है, फिर विरलन होता है, संकुचन होता है, विरलन होता है, संकुचन या संपीड़न। यहां पर क्या हो रहा है? संपीड़न, और यहां पर क्या हो रहा है? विरलन। तो दो संकुचनों के बीच की दूरी या दो विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहेंगे। अनुप्रस्थ मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए, अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए भी आप नोट कीजिएगा। इसके लिए तो आपने नोट कर लिया जो मैंने बोला, अब इसके लिए नोट कीजिएगा अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए कि दो संपीड़नों के बीच की दूरी, दो संपीड़नों के बीच की दूरी या दो विरलनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य को सूचित किससे करते हैं? लेम्डा से। तरंग दैर्ध्य किसी तरंग की लंबाई जो होती है बहुत छोटी होती है, ठीक है, तो इसलिए तरंग दैर्ध्य का एक मात्रक विशेष रूप से लिया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक लिया जाता है एंगस्ट्रॉम को लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से एंगस्ट्रॉम लिखते हैं ऐसे, एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
और तरह से भी लिख दिया जाता है किताबों में। चलिए उसको देखते हैं। और इसका मान कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, इस बात को भी नोट कीजिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं किस पर, आवृत्ति पर। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इकाई समय में मतलब कि प्रति सेकेंड जो आवर्त काल होगा, ठीक है, प्रति सेकेंड जो कंपनों की संख्या होगी उसको हम कहते हैं आवृत्ति, ठीक है। 1 सेकेंड में जितना आवर्त वह कंपन करेगा, ठीक है, कोई वस्तु 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करेगा उसके कंपन की संख्या को हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। जैसे मान लेते हैं हम इसको हिलाते हैं, यह 1 सेकेंड में 50 बार दोलन कर गया, मतलब ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ये एक दोलन हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके 1 सेकेंड में जितना बार दोलन करेगा उसको हम कहेंगे क्या, उसकी आवृत्ति, ठीक है। तो माध्यम के कण 1 सेकेंड में जितना बार दोलन करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम आवृत्ति कहते हैं। तो लिखिए माध्यम के कण 1 सेकेंड में या प्रति सेकेंड जितना बार कंपन करते हैं, 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। अब आप देखिए कि तरंग की आवृत्ति क्या है, तो जितनी बार कंपन करेगा, और आवृत्ति को सूचित करते हैं n से। n मतलब नंबर ऑफ, मतलब कि नंबर ऑफ दोलन, आवर पीरियड, टाइम पीरियड। तो इसको कहते हैं n से सूचित करते हैं, या कहीं कहीं से न्यू से भी सूचित किया जाता है। इससे इसको न्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यू। v जैसा लिखा जाता है लेकिन यह v होता नहीं है। इसको किसी किसी किताब में आवृत्ति को किसी किसी किताब में न्यू से भी सूचित कर देते हैं या n से भी सूचित करते हैं, ठीक है। तो हम n से ही सूचित करते हैं इसको, ठीक है। आप समझ लीजिए कि इसको न्यू से भी सूचित किया जाता है। अब ये क्या है, 1 सेकेंड में कितना बार कंपन किया, और आवर्त काल क्या है कि 1 सेकेंड मतलब कि एक कंपन में कितना समय लगा, एक कंपन में कितना समय लगा, और ये क्या है कि एक कंपन कितना समय में हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवृत्ति जो है आवर्त काल का व्युत्क्रम है। आवृत्ति आवर्त काल के व्युत्क्रम के बराबर। क्वेश्चन आता है कि आवृत्ति और आवर्त काल के बीच संबंध है, तो इसके व्युत्क्रम के बराबर, तो आवृत्ति क्या है, n, आवृत्ति क्या है, n, और बराबर आवर्त काल का व्युत्क्रम, तो 1 बटा आवर्त काल, तो n बराबर 1/t। आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्त काल, आप हिंदी में भी लिखिए आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्त काल, ठीक है। तो इस तरह से आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्त काल आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब है तरंग की चाल। इन सभी तथ्यों को आपने आसानी से समझ लिया होगा। अगर यहाँ हम देखते हैं आवर्त काल मतलब आवृत्ति को, तो ये ऐसे करके जितना बार 1 सेकेंड में कंपन कर लेगा उसी को हम क्या कहेंगे, आवर्त काल कहेंगे। 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद तरंग की गति पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध देखते हैं। जहां तरंग की चाल को हम v से सूचित करेंगे, आवृत्ति को n से, और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित करते हैं, है ना। तो चलिए इन तीनों के बीच संबंध देखते हैं। अब तरंग की चाल निकालना है, तरंग की चाल निकालना है। आप जानते हैं तरंग की चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो ये तो सामान्य गणित का सूत्र है, हम यहाँ देखते हैं इसको। चलिए अब देखिए, हमने एक तरंग लिया, ठीक है, और यहां से यहां क्या है, तरंग दैर्ध्य है, यहां से यहां क्या है, तरंग दैर्ध्य है। और इन तीनों के बीच अगर हम संबंध देखें तो तरंग की चाल, यह सूत्र इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार के तरंगों के लिए एक ही सूत्र, मतलब तरंग की चाल निकालने के लिए एक ही सूत्र होगा, ठीक है। आपको प्रकाश की चाल निकालने के लिए तो
या फिर आपको कहे ध्वनि की चाल निकालने के लिए, आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ध्वनि की चाल निकालना ज्ञात करना होगा, या ध्वनि इस चाल से गति कर रही कितनी दूरी तक गई, उसकी आवृत्ति इतनी है, किसी मतलब कि किसी तरंग की आवृत्ति दिया हुआ रहेगा और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना होगा, चाल दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो समझिए बात को। तो तरंग की चाल भी बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, ठीक है, ये संबंध होता है। मतलब आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तरंग की चाल ज्ञात हो जाएगी। तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो ये लंबाई, तरंग जितनी दूरी तय करेगा उसकी लंबाई, तो यहाँ पर लंबाई हो गया, क्या हो गया, लंबाई। और एक कंपन करने में जो जितना समय लग रहा है उसी से तो गुना कर देना होगा आपको। तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी के जगह पर हम क्या ले रहे हैं, तरंगदैर्घ्य, मतलब दूरी के जगह क्या ले रहे हैं, तरंगदैर्घ्य। तो चलिए दूरी के जगह तरंगदैर्घ्य, ठीक है, बटा समय, बटा समय। तो अगर आप जानते हैं आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर 1/t होता है, आवृत्ति बराबर 1/t। तो यहाँ पर 1/t अगर हम लिख दे तो तरंगदैर्घ्य मतलब लंबाई और बटा में समय हो गया ना। तो इस तरह से तरंग की चाल ज्ञात करने के लिए आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। इससे हमारा क्या होता है, निकल जाता है। तो हमारे पास सूत्र है तरंग की चाल v बराबर लेमडा गुने न्यू, न्यू से भी तो सूचित करते हैं, या ये नहीं समझिए। तो ये सूत्र जो है आप विशेष रूप से याद कर लीजिए, और आपको अधिकांश परीक्षाओं में जो प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से रिलेटेड बनेंगे, और ध्वनि के आगे जो हम बताएंगे प्रश्नों को तो यहाँ से सॉल्व होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ध्यान से पढ़ाई कीजिए। आगे हम आपको और इससे बेहतर देने का प्रयास करेंगे। जो भी कमी अगर आपको लग रही है कहीं पर तो उसे आप जरूर बताएं कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद।